और अगर हम यूसीसी की बात करें कि भाई ये हमारे संविधान में कहां पर है, तो यूसीसी जो है वो हमारे संविधान के पार्ट नंबर 4 जो कि क्या है, डीपीएसपी से संबंधित है। किससे संबंधित है? डीपीएसपी से संबंधित है। तो यूसीसी हमारे संविधान के पार्ट नंबर 4 डीपीएसपी में आता है। और अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 44 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल 44 में ये आता है, आर्टिकल 44 में ये आता है। हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसर्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसर्ट विद केएस सर के साथ। तो देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है बच्चों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, यूसीसी को लेकर के। रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, काफ़ी चर्चा में है कि अभी उत्तराखंड की जो सरकार है, उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी साहब, उनकी सरकार क्या लेकर के आई है? यूसीसी बिल लेकर के आई है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। तो हम जानने वाले हैं सबसे पहले यूसीसी के बारे में। और यूसीसी के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे भारत देश में, हमारे देश में कानून की श्रेणियां कितनी हैं। ठीक है, तो ये जानने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि यूसीसी कहाँ पर सबसे पहले लागू हुई थी, वर्तमान में यूसीसी कहाँ कहाँ पर लागू है। उसके बाद हम देखेंगे कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो जो यूसीसी बिल लेकर के आई है उसमें कौन कौन से प्रोविजन है। सारे प्रोविजन तो हम नहीं देखने वाले हैं, लेकिन कुछ मोस्ट प्रोविजन हम उसमें देखने वाले हैं। तो आज की ये क्लास यूसीसी पर होने वाली है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस क्लास का उद्देश्य केवल आपको जानकारी प्रदान कराना है। और इस क्लास में हमारी तरफ से या मेरी तरफ से एक भी पॉइंट नहीं रहने वाला है। इस क्लास में सारे बिंदु, सारे पॉइंट जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है, जितना हमने पढ़ा है, जितना हमको जानकारी है, उस अकॉर्डिंग आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये क्लास तैयार की गई है। तो इस क्लास का और कोई उद्देश्य नहीं है। तो चलिए करते हैं अपन स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई भारत देश में कानून की कितनी श्रेणियां हैं। कानून की श्रेणियां तो देखिए, अगर इसमें बात करें बच्चों तो दो हैं। एक सिविल कानून आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, और एक आपराधिक। अब देखिए, सिविल कानून दो व्यक्तियों से आपसी मुद्दे, दो व्यक्तियों के बीच के आपसी मुद्दे। अब दो व्यक्तियों के बीच के आपसी मुद्दे कैसे? मतलब भाई विवाह का मुद्दा हो गया, शादी का मुद्दा हो गया, तलाक का मुद्दा हो गया। ठीक है, ये सब क्या होंगे? ये सब होने वाले हैं, ये सब आएंगे सिविल कानून के अंतर्गत। किस कानून के अंतर्गत आएंगे? ये सभी सिविल कानून के अंतर्गत ये आने वाले हैं। तो तलाक और विवाह जो ऐसे जो मुद्दे होंगे बच्चों, ये किस कानून के अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे सिविल कानून के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे? ये सिविल कानून के अंतर्गत आएंगे। अगर अपन आपराधिक कानून की बात करें तो आपराधिक कानून में क्या क्या आ जाएगा? आपराधिक कानून में सभी अपराध आ जाएंगे। जैसे कि अगर इसमें अपन बात करें कि इसमें हत्या करना शामिल होगा। ठीक है, हत्या करना इस आपराधिक कानून के अंतर्गत आएगा। इसमें चोरी करना आपराधिक कानून के अंतर्गत आएगा। तो ये सब आपराधिक कानून के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले तो हमने समझा कि भाई सिविल कानून क्या है। दो व्यक्तियों के बीच से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनको सिविल कानून के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि विवाह का मामला हो गया, जैसे कि तलाक का मामला हो गया, ये सब सिविल कानून के अंतर्गत देखे जाएंगे। और अगर हम आपराधिक कानून की बात करें तो उसमें हत्या का मामला शामिल होगा, इसमें चोरी का मामला शामिल होगा। ये सब मामला किसमें शामिल होगा? आपराधिक मामलों में ये शामिल होगा। आपराधिक कानून में, ये आपराधिक कानून के अंतर्गत ये सारे मुद्दे शामिल होंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए, अब आप ये तो समझ गए कि भाई आपराधिक कानून और सिविल कानून क्या है। अब ध्यान से देखना है आपको इधर। सिविल कानून और आपराधिक कानून की अगर बात करें तो आपराधिक कानून सभी के लिए एक समान है। सभी के लिए एक समान, पूरे भारत में आपराधिक कानून जो है वो सभी के लिए पूरे भारत में क्या है? एक समान है। सभी पर एक समान रूप से लागू होते हैं आपराधिक कानून पूरे भारत में, सभी धर्मों के लोगों के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए, और सभी जितने भी सिटीजन्स हैं उन सब के लिए एक समान रूप से ये लागू होते हैं। पर अगर अपन बात करें सिविल कानून की तो सिविल कानून में इतनी समानताएं नहीं हैं। क्या नहीं है? इतनी समानताएं नहीं हैं।
अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें असमानताएं हैं, अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई सिविल कानून में क्या है, असमानताएं हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सिविल कानून में असमानताएं दिखाई देती हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें विवाह, शादी से संबंधित जो मुद्दा होता है, शादी से संबंधित मुद्दा, तलाक से संबंधित मुद्दा, इन सब मुद्दों पर सिविल कानून में क्या है, असमानताएं दिखाई देती हैं। ठीक है। अब अगर बात करें कि भाई एग्जाम्पल तो देखो, हाँ, शादी से और तलाक से संबंधित जो मुद्दे की बात आती है उनमें क्या होता है, बहुत सभी धर्मों के अपने अपने कानून होते हैं, सभी धर्मों के अपने अपने कानून होते हैं और उनके अनुसार शादी और तलाक होते हैं उस धर्म के लोगों के बीच में आपस में। ठीक है। तो सभी धर्मों के अपने अपने क्या है, कानून हैं। तो इसीलिए क्योंकि हमने देखा था कि भाई शादी का मामला किस कानून के अंतर्गत आएगा, सिविल कानून के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो सिविल कानून में क्या है बच्चों, असमानताएं हैं। सिविल कानून में क्या है, असमानताएं हैं। हिंदू धर्म के सिटीजन्स या लोगों के शादी के कानून अलग हैं, जबकि मुस्लिम धर्म के लोगों के शादी के कानून अलग हैं। ठीक है। तो ये सिविल कानून के अंतर्गत आएगा। अब अगर हमने देख लिया, अगर आप जान चुके हो कि सिविल कानून में असमानताएं हैं और आपराधिक कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, तो अब आप रेडी हो बच्चों यूसीसी पढ़ने के लिए। अब आप तैयार हो यूनिफॉर्म सिविल कोड को पढ़ने के लिए। देखिए ध्यान से इधर, अगर अब हम बात करें यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान आचार संहिता, क्या होती है ये, समान आचार संहिता। देखिए अगर इसके बारे में देखें तो ये क्या है, सभी अपन बोल सकते हैं सभी के लिए सभी मुद्दों पर एक समान कानून। एक समान कानून। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी क्या है, सभी लोगों के लिए सभी मुद्दों पर एक समान कानून ही क्या है, यूसीसी है, समान आचार संहिता है। ठीक है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो। अब देखिए अगर हम बात करें कि भाई यूसीसी हमने देख लिया, अब सभी मुद्दे कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें शादी का मुद्दा आ जाएगा, विवाह का मुद्दा आ जाएगा, तलाक का मुद्दा आ जाएगा। ये सारे मुद्दों पर सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून ही ये क्या है, यूसीसी है। सभी धर्मों के सभी लोगों के लिए सभी मुद्दों पर, चाहे वो शादी का मुद्दा हो, तलाक का मुद्दा हो, कोई सा भी मुद्दा हो, इन सब पर एक जैसे कानून लागू होना, यही क्या है, यही यूसीसी है। मतलब इन सब के लिए एक समान कानून होना, ये क्या है, यही तो यूसीसी है। ठीक है। अब देखते हैं, आप यूसीसी भी जान चुके होंगे। अब यूसीसी की बात करें तो सबसे पहले जो ये लागू हुआ है वो हुआ गोवा में। कहाँ हुआ ये, गोवा में लागू हुआ है। तो सबसे पहले यूसीसी कहाँ आया, गोवा में आया। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में जो स्वतंत्र भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो यूसीसी बिल को लेकर के आया है, मैं बोल रहा हूँ यूसीसी बिल को लेकर के आया है, अभी पास नहीं हुआ है। ठीक है। हम यहाँ पे केवल बिल की बात कर रहे हैं अभी। तो यूसीसी बिल को लाने वाला स्वतंत्र भारत का राज्य कौन सा होगा, उत्तराखंड है। कौन सा है, उत्तराखंड है। वहां पे जो सरकार है, वहां के जो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, वो इसको लेकर के आई है। ठीक है। तो स्वतंत्र भारत में अगर अपन यूसीसी बिल की बात करेंगे तो यूसीसी बिल को कौन लेकर के आया है, अभी उत्तराखंड लेकर के आया है, उत्तराखंड की सरकार लेकर के आई है। अभी पास नहीं हुआ है। ठीक है। तो पास होने की बात हम अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अब देखिए अगर यहाँ तक हमने देख लिया कि यूसीसी सबसे पहले गोवा में आया था, और स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। फिर आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि भाई यूसीसी क्या है। और हमने ये भी देख लिया है कि भाई हमारे सिविल कानून क्या होते हैं और आपराधिक कानून क्या होते हैं, और शादी वाला मुद्दा, विवाह वाला मुद्दा, ये सब किसमें आएंगे, तो ये सब आएंगे अपने सिविल कानून के अंतर्गत। अब चलते हैं अपन न्यूज पर, अब चलते हैं अपन खबर पर। देखिए न्यूज की बात करें तो देखना आप इधर ध्यान से, ये द हिंदू न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है। देखिए इन व्हाट ही कॉल्ड अ हिस्टोरिक मूवमेंट, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी टेबल्ड द स्टेट यूनिफॉर्म सिविल
कोड बिल। ठीक है, तो हमने ये बात देख ली है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आपको ध्यान देना है गोवा के बारे में हमने बात कर ली है सारी की सारी। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर, देखना था ध्यान से आप। However, the scheduled tribe who constitute 2.9% of the state population have been kept out of, इधर आइए, the ambit of this bill। तो बोला गया है कि भाई उत्तराखंड में जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, और शेड्यूल्ड ट्राइब कितनी है वहां पर 2.9%, उस पर ये कानून लागू नहीं होंगे, उसके लिए ये यूसीसी, उसके लिए ये कानून लागू नहीं होंगे। तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या का कितना है 2.9% है, उसके लिए ये एक समान कानून लागू नहीं होंगे, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए। और अगर हम बात करें इसमें अकॉर्डिंग टू मिस्टर धामी, अगर मिस्टर धामी जो सीएम है वहां के, उनके अकॉर्डिंग देखें, द विल वुड एंड एबल प्रैक्टिसेस सच एज हलाला एंड इद्दत। अगर भाई उनके अनुसार अगर बात करें तो वो कहते हैं कि भाई इनमें जितनी भी ये प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि हलाला और इद्दत, इन सबको समाप्त किया जाएगा, उनका ऐसा कहना है। ठीक है, आगे देखिए। अपार्ट फ्रॉम मैटर रिलेटेड टू डाइवोर्स, और अगर अपन बात करें इसमें और कौन कौन से मुद्दे शामिल होंगे, तो तलाक से संबंधित मुद्दा, द विल हैज प्रोविजंस ऑन लिव इन रिलेशनशिप एंड पॉवर्टी इनहेरिटेंस। तो देखिए अब बात कर लेते हैं हम लिव इन रिलेशनशिप की, क्योंकि यहाँ पर 2-3 मुद्दों की और बात की गई है। एक तो तलाक से संबंधित मुद्दा आ जाएगा, लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा आ जाएगा, और पॉवर्टी इनहेरिटेंस का मुद्दा इसमें शामिल होगा। तो देखिए अब हम देखने वाले हैं कि भाई जो उत्तराखंड की सरकार यूसीसी लेकर के आई है उसमें कौन कौन से प्रोविजन हैं, उसमें कौन कौन से प्रावधान हैं। ये मैंने आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की क्लिप यहाँ पे लगाई है। ये जो सारी जानकारी आपको बताई जा रही है वो यहीं से द हिंदू न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से आपको बताई जा रही है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इसमें और आगे देखें अपन, तो देखना है आपके लिए जो नॉलेज है वो इधर है, इधर देखना ध्यान से आप। देखिए अगर बात करें इसमें, द एज ऑफ मैरिज हैज बीन सेट एट 21 ईयर्स फॉर बॉयज एंड 18 ईयर्स फॉर गर्ल। तो इस वाले बिल में जो धामी साहब लेकर के आए, धामी साहब की सरकार लेकर के आई है, इस वाले बिल में 21 साल जो एज होगी वो लड़कों की शादी की होगी, और 18 साल जो एज होगी वो लड़कियों की शादी की होगी। मतलब 21 साल से पहले लड़के की शादी नहीं और 18 साल से पहले लड़की की शादी नहीं होगी, इस बिल में ऐसा बताया गया है। मतलब शादी की उम्र क्या है, लड़के की शादी की उम्र 21 साल और लड़की की शादी की उम्र क्या होगी, 18 साल होने वाली है। ही सेड, इन्होंने ऐसा कहा है। देखिए ठीक है, एंड ये हो गया आपका। अब आगे देखिए, अब देख लेते हैं कि इस बिल में और कौन कौन से प्रोविजन शामिल हैं। यहाँ पे पूरे प्रोविजन मैंने शामिल नहीं किए हैं, पूरे प्रोविजन नहीं डाले हैं, कुछ ही प्रोविजन मैंने डाले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, वो देख लीजिए आप इधर। तो देखिए अब बात कर लेते हैं भारत में व्यक्तिगत कानून। वर्तमान में न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और यहूदी भी अपने व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर सभी धर्मों के अपने अपने कानून हैं। ठीक है, जैसे कि शादी का मुद्दा हो गया, तलाक का मुद्दा हो गया, तो वही बात है यहाँ पे जो मैंने आपको बताई थी। अब देख लेते हैं उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें कौन कौन से मामले शामिल हैं। तो देखिए विवाह की कानून जो आयु है वो कितनी कर दी गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लड़के की 21 और लड़की की 18। अब यहाँ पे एक एक्ट की बात मैं आपसे करता हूँ। ठीक है, इस एक्ट में भी क्या है, नाबालिगों के बीच यौन गतिविधि, अपराध और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है यहाँ पर। ठीक है, एक्स्ट्रा से बताया है पोक्सो कानून के बारे में। आगे देखिए आप, द्विविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब विवाह के समय जीवित पति पत्नी नहीं होने चाहिए। मतलब 2 शादियों पर प्रतिबंध लगाया गया है अगर विवाह के समय जो पहला वाला पार्टनर है वो जीवित है तो। ठीक है, नेक्स्ट, संपीड़ विवाह पर प्रतिबंध। संपीड़ विवाह का मतलब है कि माता पिता दादा दादी के प्रत्यक्ष रिश्तेदार जो हैं उन पर क्या, उनसे शादी करने पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। और अगर अपन देखें कि भाई इनके जो प्रत्यक्ष रिश्तेदार हैं
इनसे आप आपस में क्या नहीं कर सकते हो, शादी नहीं कर सकते हो, ऐसा इस बिल में कहा गया है। लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अब अगर इस बिल में अपन बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप को क्या है, कानूनी मान्यता प्रदान की गई है, पर उसके लिए आपको पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण करवाने का मतलब क्या है कि एक आपको अधिकारी आएगा, वो अधिकारी आकर के क्या चेक करेगा, वो अधिकारी आकर के चेक करेगा कि भाई ये जो दो पार्टनर जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, क्या इनकी एज, लड़की की एज 18 से कम तो नहीं है क्या, और लड़के की एज 21 साल से कम तो नहीं है क्या, वो ये चेक करेगा। प्लस वो ये चेक करेगा कि जो अधिकारी आएगा वो, क्या ये दोनों जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं आपस में बिल्कुल क्लोज रिश्तेदार तो नहीं है क्या, वो ये भी चेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे माता पिता दादा दादी के प्रत्यक्ष रिश्तेदार से शादी करने के बारे में मना किया गया है। तो वो ये भी चेक करेगा कि ये जो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं क्या प्रत्यक्ष रिश्तेदार तो नहीं है आपस में, और उनकी एज को भी चेक करेगा, कहीं नाबालिग तो नहीं है। ठीक है, अब अगर आगे देखें तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है, और इसमें बोला गया है बच्चों कि जो लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे जन्म ले लेंगे उनके लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। इसमें ऐसा भी बोला गया है इस बिल में, संबंध समाप्त होने पर अधिकारी को सूचना, और बोला गया है कि भाई लिव इन रिलेशनशिप अगर समाप्त भी होता है तो आप किसको सूचना दोगे, अधिकारी को सूचना दोगे, जिस अधिकारी को आपने क्या कराया था, पंजीकृत कराया था, जिस ऑफिस में आपने पंजीकरण कराया है उस अधिकारी को आप क्या करोगे, सूचना दोगे। ठीक है, तो ये सारा बिल है कहाँ का, उत्तराखंड की सरकार जो यूसीसी लेकर के आई है उस बिल में कुछ प्रोविजन, बहुत कम प्रोविजन बताए हैं मैंने आपको, और भी प्रोविजन शामिल है, और भी प्रावधान उसमें शामिल हैं, पर ये कुछ प्रोविजन यहाँ पे आपको बताए गए हैं। ठीक है, अब सुनिए, तो हमने यूसीसी के बारे में जाना, हमने सिविल और आपराधिक मामले के बारे में जाना, ठीक है, और हमने उत्तराखंड के इस मुद्दे के बारे में बात की है। अब उत्तराखंड के इस मुद्दे पर LGBTQ के बारे में बात नहीं की गई। LGBTQ मतलब समलैंगिक विवाह के जो जोड़े होते हैं, ठीक है, उनके बारे में इस बिल में कोई बात नहीं की गई है। जिसको हम समलैंगिक बोलते हैं, ट्रांसजेंडर जिनको हम बोलते हैं, उनको लेकर के इस बिल में कोई बात नहीं की गई है। उत्तराखंड के यूसीसी बिल में उनको लेकर के कोई बात नहीं की गई है, जहां तक मुझे जानकारी है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारी क्लास आज की कंप्लीट हो चुकी है। तो यूसीसी के बारे में आपने अच्छे से जान लिया है, और उत्तराखंड के इस बिल के बारे में आपने थोड़ी बहुत जानकारी मेरे द्वारा प्राप्त की है। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड एक बार फिर से मैं यही कहूंगा, इस क्लास का उद्देश्य केवल आपको जानकारी प्रदान कराना है, और कोई भी उद्देश्य इस क्लास का नहीं है। इस क्लास में अगर कहीं मिस्टेक लगी हो, कोई गलती हुई हो, तो उस गलती को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। एंड देखते रहिए, बने रहिए कंसर्ट विद केएस सर के साथ। धन्यवाद।